मैं गौरव आपके पास आऊं और अगर जिस तरह से अब इसे संयोग कहें या क्या कहें, लेकिन जितनी मजबूत स्थिति में विपक्ष है उतनी ही मजबूत मुद्दे भी उसके पास इस बार हैं, और जिसकी एक झलक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर जो तमाम सवाल खड़े किए गए हैं विपक्ष की तरफ से, वो एक झलक नजर आ गई है। यानी आगे की राह आसान नहीं रहने वाली है। क्या रणनीति होगी बीजेपी की? देखिए, जाहिर तौर पे जो इस बार सदन का आंकड़ा है उसमें विपक्ष मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगभग 2.5 गुना 1.5 गुना के आसपास विपक्ष की संख्या बढ़ी है, और ऐसी स्थिति में विपक्ष एक साथ अगर रहता है, जो कि प्री पोल अलायंस के जो भी पार्टनर हैं इंडिया अलायंस के, वो सब एक साथ होते हैं, तो जाहिर तौर पे एक बड़ी चुनौती का सामना सरकार को करना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, पिछले 10 साल में जो आपने देखा, बार बार विपक्ष एकजुट ना होते हुए भी लगातार कई बार सदन में माहौल गर्माता रहा है, और कई तमाम तरह के आरोप और ख़ासकर विपक्ष जो है जिस बात पर चुन कर आया है कि संविधान बचाना है और संविधान की जो तमाम नियम कानून है और उसकी रखवाली का काम जो है वो पार्लियामेंट का है, और वहाँ इस शर्त पे ही वो चुनकर आए हैं, तो माहौल गंभीर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक सरकार की बात है, एनडीए अलायंस के तौर पर, प्री पोल अलायंस के तौर पे उन्हें सत्ता में बैठने का मौका मिला है, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और आपने देखा होगा कि फर्स्ट चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 2 टर्म जो थे, उसके अलावा ये जो तीसरा टर्म है, इसमें कहीं ना कहीं बार बार एनडीए का जिक्र आता है, बीजेपी का जिक्र कम आता है। तो एनडीए की सरकार है, उसकी छाप भी सरकार में देखने को मिलती है, कई सहयोगी मंत्री है। जहां तक चुनौतियों का सवाल है, देखिए जिस तरह से विपक्ष के नंबर्स है उसमें चुनौती आएगी। और जहां तक प्रो टर्म स्पीकर की बात, जो जिसे लेकर अभी विवाद चल रहा है, जाहिर तौर पर मैं सरकार का जो पक्ष है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विपक्ष की तरफ से के सुरेश का नाम लिया जा रहा था कि वो सबसे सीनियर मेंबर हैं, लेकिन उसके बारे में तर्क ये दिया गया है सरकार की तरफ से कि के सुरेश का 1998 से 99 जो 1 साल के लिए लोकसभा थी उसमें सांसद नहीं बने थे, और 2004 में भी उनका ब्रेक है, उनका 8वां टर्म है, लेकिन 2 बार का उनका ब्रेक है। 2019 के अगर ठीक पीछे जाएंगे तो उस वक्त वीरेंद्र कुमार को प्रो टर्म स्पीकर बनाया गया था, जबकि मेनका गांधी 8 टर्म की सांसद थी, लेकिन मेनका गांधी का भी एक बार का ब्रेक था, वो कंटिन्यूटी में उनका 8वां टर्म नहीं था। उसी तरह 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सोमनाथ चटर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों 10वीं बार के सांसद थे, लेकिन सोमनाथ चटर्जी को बनाया गया था, और अगले दिन ही सोमनाथ चटर्जी को लोकसभा स्पीकर का चुनाव लड़ना था। वैसी स्थिति में उनको हटाकर 9 बार के सांसद जॉर्ज फर्नांडिस थे, उनको भी इग्नोर किया गया, और बिखे राव पाटिल को बनाया गया जो कि उनसे जूनियर थे। तो तमाम जो बातें हैं, सरकार ये कह रही है कि कंटिन्यूटी में जिसका सबसे ज़्यादा टर्म है, जो लगातार सांसद रहे हैं, बीच में जिनका ब्रेक नहीं हुआ है, उस आधार पे भर्तृहरि महताब को हमने प्रो टर्म स्पीकर बनाया है। और प्रो टर्म स्पीकर का काम क्या है? कोई बड़े फैसले या कोई बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होता। वो सिर्फ आज राष्ट्रपति भवन में अभी उन्होंने प्रो टर्म स्पीकर के तौर पे शपथ ली है। सदन में आएंगे, 5 जो पैनल ऑफ मेंबर्स हैं प्रो टर्म स्पीकर के, जो ओथ में उनकी मदद करेंगे, उनको शपथ दिलवाएंगे। उसके बाद मंत्रिमंडल, और उसके बाद तमाम जो सांसद चुन कर आए हैं उनको शपथ दिलाएंगे। उनका काम यहीं तक है। लेकिन गौरव, यहाँ चुनौती तो प्रो टर्म स्पीकर के साथ ही खत्म नहीं हो रही ना। डिप्टी स्पीकर को लेकर अपनी मांग यहाँ पर सामने रख दी है विपक्ष ने, और साफ कर दिया है कि उनकी नहीं सुनी गई तो यहां स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार देंगे। यानी पहली बार ऐसा होगा कि भाई स्पीकर के चुनाव को लेकर यहां सर्वसम्मति नहीं दिखाई देगी। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी भारतीय लोकतंत्र में कई बार स्पीकर के सामने भी दूसरे स्पीकर को विपक्ष उतारता रहा है, और ये कोई जरूरी नहीं कि ये एक मैसेज देना होता है, गुडविल का गेस्चर देना होता है कि हमने सर्वसम्मति से स्पीकर को चुना है। लेकिन चुनाव लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है, और अगर सामने कोई स्पीकर का उम्मीदवार उतारते हैं तो नंबर्स के आधार पे आप देखेंगे तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों में अगर नंबर की बात करेंगे तो नंबर अभी भी एनडीए के पास है, और जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में भले विपक्ष चुनाव लड़ सकता है, मैदान में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार उतार सकता है, लेकिन जीत किसकी होगी? अगर नंबर्स के आधार पर जाएंगे तो एनडीए की जीत सामने है। हाँ, एक मैसेज
जो देने का प्रयास होता है सदन से कि हाँ सभी लोग चलिए, क्या collective सदी तौर हुई पे रणनीति president होगी हो यहाँ गए पर या फिर सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, ये देखना होगा।